हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाइए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक सॉइल एज ए रिसोर्स। अगर आपने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है। और उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, जो सॉइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। बट व्हाई इज दैट? सो व्हाई सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स? बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट? जो प्लांट होता है, आप उसको कहाँ लगाते हो? सॉइल में। रूट्स कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में, ठीक है। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्लांट की रूट कहाँ से अब्सॉर्ब करती है? सॉइल के अंदर से, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स एज वेल एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। देखो, पहली चीज तो जो ये सपोर्ट करती है वो है फूड चेन, ठीक है। जब एक प्लांट होता है, वो कौन कंज्यूम करेगा? उसे कौन खाएगा? डियर खाएगा। डियर ग्रास खाता है, प्लांट्स खाता है। उसके बाद उसे कौन खाएगा? लायन खाएगा। ऐसे कैसे कर करके आपकी फूड चेन चलती रहेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, जिस पे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन टिकी हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि जो सॉइल है वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वाटर को स्टोर करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो सॉइल जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑल्सो इट सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, जो सॉइल के ऊपर है ना, हम लोग तो केवल रह रहे हैं। असली जो पार्टी चल रही है ना, वो सॉइल के अंदर चल रही है। कैसे? सॉइल के अंदर इतने हजारों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मेरा मतलब है बैक्टीरिया, फंजाई। ये सब क्या करते हैं? ये सब डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन आपको पता होगा, जब कोई, जैसे ये पेड़ है, इसकी जो लीव्स हैं वो शेट डाउन हो जाती हैं और सॉइल पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। जब आप कुछ टाइम बाद जाकर देखोगे तो वो लीव्स आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी, वो डिकम्पोज हो चुकी होंगी, ठीक है। उनको ब्रेक डाउन किया जा चुका होगा, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जा चुका होगा। इसी क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। ये जो पेड़ है, जब ये बड़ा हुआ होगा तब इसने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर स्टोर्ड है ना, इसकी पत्तियों में, इसकी बाकी सारी चीज़ों में वो न्यूट्रिएंट्स हैं। जब ये पेड़ मर जाएगा, यानी कि प्लांट की डेथ हो जाएगी या फिर इसकी लीव्स की डेथ हो जाएगी, वो शट डाउन हो जाएंगी, तो ये जो है ये ह्यूमस से कन्वर्ट हो जाएंगी और ये फिर सॉइल का पार्ट बन जाएंगी, जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। और जो नया पौधा वहाँ पे उग रहा होगा, वो क्या करेगा? इन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जो अर्थवर्म्स होते हैं, जो आंट्स होते हैं, ये पता है क्या करते हैं? ये सॉइल में जगह बनाते हैं ताकि जो उसमें वाटर और एयर का फ्लो हो सके। अब जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, कैसा दिखता है? वो कुछ कुछ ऐसा है ना, एकदम अजीब सा, इस तरीके का दिखता है। ये इसकी आँखें भी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे करता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ये करता है। फिर ये क्या करता है? जब ये सॉइल से पास होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे, तो ये ना बहुत नैरो से चैनल्स बना देता है सॉइल के अंदर, जिसमें क्या होता है? जिसमें वाटर और एयर का इनफ्लो होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल को एक्टिव रखने के लिए, ताकि सॉइल में प्लांट्स को ग्रो कर सके। क्योंकि वाटर और एयर अगर सप्लाई नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो प्लांट्स कहाँ से लेंगे, राइट? तो ये अर्थवर्म्स, आंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब सॉइल के अंदर रहते हैं और सॉइल सपोर्ट करता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ जो चेन है, जो लाइफ साइकिल है, वो यहीं पर शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर जो सॉइल है, इट्स अ लिविंग सिस्टम। I'm not saying that soil is a living being. I'm saying that soil is a living system. ठीक है, इसको इस चीज से कंफ्यूज मत करना कि मैम हमें तो ये नहीं पता था कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं। अभी सॉइल भी क्या लिविंग बीइंग होता है क्या? तो नहीं, सॉइल लिविंग बीइंग नहीं होता, पर इट्स अ होल लिविंग सिस्टम, बिकॉज इट, उसके अंदर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है कि देखो ये सब चीजें हैं, ये सब इसके अंदर काम कर रही हैं। तो सॉइल बहुत एक्टिव है, इट्स मोर एक्टिव देन यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग। आप जब स्कूल जाते हो मंडे मॉर्निंग को, तो ऐसे नींद आती ना कि अरे यार संडे कितना अच्छा था, फिर मंडे को फिर से वो बोरिंग क्लासेस, फिर से वही क्लास, आपका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मंडे को आप सोचते हो, अरे यार इनएक्टिव से। बट सॉइल ऐसा नहीं होता, सॉइल हर वक्त काम कर रहा होता है। इट्स अ लिविंग सिस्टम, इट डज नॉट स्टॉप वर्किंग। अब जैसे डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लो,
तो हर वक़्त तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी सॉइल में हो रही होती है। या तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये वाटर और एयर के लिए पैसेज बना रहे होते हैं। या फिर आपको वहाँ पे मिलेगा कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट का रिसाइक्लिंग हो रही होती है, डिकम्पोज़िशन हो रहा होता है। तो सॉइल हर वक़्त काम कर रहा होता है। इट्स एक्टिव एंड लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। फ्यू सेंटीमीटर्स बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब फ्यू सेंटीमीटर जैसे ये लैंड है, तो हम ये वाला फ्यू सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। इतना सा सॉइल बनने के लिए वो लग जाएंगे। हम ये डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? डेप्थ की कि ये जो लैंड है इसके अंदर जो सॉइल है इसको बनने में केवल फ्यू सेंटीमीटर्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अमेज़न से ऑर्डर कर लोगे कि वो सॉइल चाहिए, हमें एक काम करते हैं अमेज़न से ऑर्डर कर लेते हैं। मतलब आप वैसे अमेज़न से सॉइल ऑर्डर कर सकते हो, आप प्लांट्स लगाना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट कोई मैन्युफैक्चर तो नहीं करके दे सकता ना आपको, ये तो नीचे ही बना सकता है। अब आप सोचते हैं कि मैम हमने प्लांट्स तो ग्रो करते हुए देखे हैं, ठीक है? छोटे से बड़े होते हैं और बड़े होते चले जाते हैं। हमने तो खुद भी पेड़ लगाए हैं, हमने तो वो बीज जो होते हैं वो सॉइल में डाले हैं, वो बाद में प्लांट्स में हैं। पर मैम हमने सॉइल बनते हुए तो कभी नहीं देखा। मतलब सॉइल कैसे बनता होगा? सॉइल कहाँ से आता होगा? क्या पुरानी सॉइल से नया सॉइल बन जाता है? या होता क्या है? या पेड़ से टपकता है? या आसमान से टपकता है? या होता क्या है? मैम सॉइल बनता कैसे है? सीधी-सी बात है, आपने सॉइल बनते हुए नहीं देखा, क्योंकि सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और आपकी जो ह्यूमन्स की लाइफ स्पैन है व्हिच इज़ ऑन एन एवरेज 75 ईयर्स, तो क्या देखोगे सॉइल बनते हुए? आपने क्या, मैंने भी नहीं देखा कि सॉइल कैसे बनता है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल बनता किससे है, ठीक है? जो सॉइल होता है ना, वो बनता है रॉक्स से। रॉक्स पता होंगे आपको, पत्थर? पत्थर होते हैं जो जब वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ चीज़। जैसे आप ये मान लीजिए जो ये रॉक है ना, ये एक आशिकत दिल है जो इनकी महबूबा ने तोड़ दिया। तो जब दिल टूटता है तो क्या होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना। ऐसे ही बहुत बड़ा सा रॉक है, पत्थर। अब जब ये टूटेगा तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो साइड साइड वाला पार्ट है, ये सब ना धीरे 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 करके छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है? और ये एकदम से नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो कि इस रॉक को तोड़ती है। उसको प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, ठीक है? वेदरिंग के इस प्रोसेस को, जो सॉइल है वो रॉक से बनता है और जो रॉक है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है? फिर इसमें मिलाते हैं प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होते हैं, ठीक है? ये सब मिलते हैं इसमें और फिर इसको हम देते हैं बहुत सारा टाइम, तब जाके बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है समझना। जो रॉक है वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। इन छोटे-छोटे पार्टिकल्स में प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स मिक्स होंगे। बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें और फिर आपका सॉइल जो है वो बन जाएगा। देखिए तो फिर आप एनसीईआरटी की ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है, स्क्रीन पर आप इसको देखिए और इसको पढ़ते हैं, ठीक है? Heading है soil as a resource. Soil is the most important natural resource. It is a medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form up to a few centimeter in depth. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, अब हम आगे समझते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन में कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये जो है ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हर जगह लैंड ना एक तरीके का नहीं मिलता, अलग अलग रिलीफ होती है। जैसे लैंड जो है वो माउंटेन्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, प्लेट्यूज के फॉर्म में मिलेगा, प्लेन्स के फॉर्म में मिलेगा, आइलैंड्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है? तो हर जगह रिलीफ अलग होता है, लैंड का टाइप अलग रहता है, तो वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो भी अलग रहता है। जैसे मान लीजिए एक माउंटेन है, ठीक है? इसका स्लोप कुछ इस तरीके का है। एक प्लेन है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे रॉक्स है, ठीक है? वो ब्रेक डाउन होंगे, यहाँ पे सॉइल बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो पहाड़ है, ये जो माउंटेन है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ की जो ऊपर-ऊपर की ये जो लेयर है, ये टूटेगी, कभी ब्रेक डाउन हो, तो क्या बनेगा? सॉइल बनेगा। तो जो सॉइल बनेगा वो यहाँ डिपॉज़िट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इसका स्लोप बहुत ऐसा है ना, देखिए ऐसा, तो यहाँ पे अगर आप वो चीज़ रखोगे तो फिसलेगी नहीं। तो वही होता है कि यहाँ पे जो सॉइल होता है ना वो स्लिप अवे हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत थिन लेयर ऑफ सॉइल बनती है, ठीक है? सॉइल की बहुत थिन लेयर बनती है।
वहीं अगर आप यहाँ प्लेन्स में देखो, तो यहाँ की जो सॉइल है वो टूटते जाएँगे। यहाँ पर सॉइल की लेयर डिपॉज़िट होती जाएगी, ठीक है? फिर और टूटते जाएँगे, फिर और लेयर डिपॉज़िट होती जाएगी और लेयर डिपॉज़िट होती जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे जो सॉइल है ना वो थिक लेयर में बनेगा, ठीक है? इसी वजह से जो प्लेन का जो सॉइल रहता है ना, वो थोड़ा फर्टाइल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रॉक के सॉइल से, सॉरी माउंटेन के सॉइल से, बिकॉज़ यहाँ पे लेयर बहुत थिन रहती है। अब पेरेंट रॉक या बेड रॉक देखो, हम नाम ही दे रहे हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक दे रहे हैं मतलब क्या? ये पिता या माँ के समान है रॉक, मतलब सॉइल के जो जिस रॉक से बन रहा है ना उसको हम नाम दे रहे हैं पेरेंट रॉक। अब जो पेरेंट रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब जैसे आप अपने माँ-बाप जैसे दिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी माँ के कर्ली है, तो बहुत चांसेस है कि आपके आपके किसी सिबलिंग के भी कर्ली हेयर होंगे, या आपके पापा हैं उनकी जो नोज़ है वो बहुत ब्रॉड है, तो हो सकता है कि आप में या आपकी सिबलिंग्स में ब्रॉड नोज़ हो। तो इसी तरीके से जो पेरेंट रॉक की कैरेक्टरिस्टिक है वही सॉइल में आएगी। जैसे जैसे कि एक रॉक होता है बसाल्ट रॉक, ठीक है? जब ये टूटता है ना तो बनता है ब्लैक सॉइल। आपने नाम नहीं सुना होगा ब्लैक सॉइल का, वो बनता है बसाल्ट रॉक से। आप इमेज देख लीजिए, ये बसाल्ट रॉक है और जब ये टूटता है तब बनता है ब्लैक सॉइल। ऐसे ही सिमिलरली एक होता है ग्रेनाइट, ठीक है? जब ये टूटता है ना, तब क्या बनता है? तब बनता है सैंडी सॉइल, ठीक है? ये देखो, ग्रेनाइट ऐसा दिखता है और सैंडी सॉइल ऐसा दिखता है ना? सेम सेम से लग रहे हैं ना? बसाल्ट रॉक ब्लैक कलर का होता है, जो सॉइल है वो भी ब्लैक बनेगा। ग्रेनाइट आप देखिए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी मिलती-जुलती है सैंडी सॉइल से, क्योंकि वो पेरेंट रॉक है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक उनके बच्चों में यानी कि सॉइल में भी आ जाती है। अब क्लाइमेट का क्या रोल रहता है? देखो, क्लाइमेट का रोल आप ऐसे समझ के देखो कि जैसे डेज़र्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? लो रेनफॉल एरिया होता है, लो रेनफॉल होती है वहाँ पे। तो वहाँ का सॉइल कैसा होता है? ड्राई होता है, नॉन फर्टाइल होता है। वहाँ पे क्या बनता है? डेज़र्ट्स में क्या बनता है? लो रेनफॉल जहाँ पे होगी वही उसी को डेज़र्ट कहेंगे, वहाँ पे क्या बनेगा? डेज़र्ट सॉइल, ठीक है? फोटो देख लो एक। अब जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे क्या बनता है? लैटेराइट सॉइल करता है वहाँ पे, जो कि वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे लेटराइट सॉइल बनता है। बाकी सारे सॉइल टाइप्स ना डिटेल में कवर करेंगे, अभी आप ये समझ लो। और फिर देखो वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, देखो जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा हुआ, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ से मतलब आप प्लांट्स एंड एनिमल्स समझ लीजिए यहाँ पे पूरा। तो जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स ज्यादा होंगे, जब वो मर जाएंगे तो वो डिकम्पोज होकर कहाँ जाएंगे? सॉइल में। तो सॉइल वहाँ का ज्यादा फर्टाइल होगा, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट्स आपने देखा होगा बहुत कम होते हैं। एनिमल्स होते हैं बट फिर प्लांट्स अगर आप देखोगे तो बहुत कम रहते हैं, तो वहाँ का जो सॉइल होता है ना वो फर्टिलिटी में भी कम होता है। इट्स लेस फर्टाइल बिकॉज उसमें ह्यूमस कम होता है, और ह्यूमस किससे बनता है? प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स से। वहीं अगर आप एक फॉरेस्ट को देखो, जैसे ये है भैया, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है? अब ये पेड़ जो डेथ होगी वो कहाँ जाएंगे? सॉइल में। ये जो एनिमल्स रहेंगे उनकी डेथ होगी कहाँ जाएंगे? सॉइल में। तो जब सॉइल है इसमें प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स मिक्स हो जाएंगे, तो ये ह्यूमस रिच सॉइल बन जाएगा, तो ये और फर्टाइल बन जाएगा, ठीक है? और फर्टाइल बन जाएगा मतलब उसमें और पेड़ है, समझ रहे हो? तो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को ऐसे स्कोर मेक करके समझ सकते हो। देखो ये आपकी एनसीईआरटी में ना इतना डिटेल में बताया नहीं गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई टॉपिक समझ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, आखिर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसका मतलब क्या है। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, अब बस इसे समझ लो, आपको ये याद नहीं करना है। एंड में आप ऐसे समझो कि देखो जिस सॉइल को बनने में आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो उतना फर्टाइल उतना थिक बने, ठीक है? और जितना कम टाइम हुआ होगा उस सॉइल को बने हुए, उस लैंड को, उतना ही सॉइल वहाँ का थिन मिलेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं समझने की, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। रिलीफ से क्या होता है कि जहाँ पे स्लिपरी लैंड मिलेगा, स्लिपरी लैंड जैसे कि जहाँ पे स्लोप होगा काफ़ी अच्छा खासा, माउंटेन्स जैसी जगहों पे, तो वहाँ पे थिन लेयर ऑफ सॉइल बनेगा। प्लेन्स में आपका थिक लेयर ऑफ सॉइल बनेगा। पेरेट रॉक या बेड रॉक की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सॉइल में आएँगी। जैसे कि इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं ये। पहला एग्ज़ाम्पल एंड दूसरा एग्ज़ाम्पल। तीसरा क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ में अगर आप देखो, तो हाई रेनफॉल एरियाज़ में आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा जबकि लैटराइट सॉइल। और
जहाँ पे रेनफॉल कम होगी, जहाँ वेजिटेशन कम होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा कम फर्टाइल सॉइल मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस कम होगा। तो जैसे डेजर्ट में बनता है डेजर्ट सॉइल। वे और टाइम का मैंने आपको बताया अभी-अभी कि जहाँ टाइम ज़्यादा आप दोगे वहाँ पे उतना ही अच्छा सॉइल बनकर आएगा। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. I hope आपको समझ में आया होगा. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Now, how do they contribute to the formation of soil? एक एक करके समझो. देखो, चेंज इन टेम्परेचर की बात की जाती है सबसे पहले. ठीक है, देखो ये एक रॉक है. अब टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर किस तरीके का हम देखेंगे, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर. देखो जब टेम्परेचर हाई होता है ना, दिन में होता है टेम्परेचर हाई, यानी गर्मी होती है. हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, गर्म होना ज़्यादा, और लो टेम्परेचर का मतलब थोड़ा ठंडा होना. जब हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी, तो रॉक्स क्या होंगे, रॉक्स के अंदर की जो कॉम्पोजिशन होती है ना, वो क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग, वो एक्सपैंड होते हैं. ठीक है, जैसे आप पानी का एग्जाम्पल लेके देखो. ठीक है, जब गर्मी होती है तो उसकी मैटर क्या करता है, उसका एक्सपैंड होता है ना, तभी तो जो आइस होती है उससे वाटर बनता है. या आपने ये 9th क्लास में ही पढ़ा होगा एटम्स वाले चैप्टर में, जो गैस होती है. ठीक है, वो भी जितनी ज्यादा आप उसमें हीट बढ़ाओगे तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पास पास हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं ना, दूर दूर हो जाते हैं. ऐसे ही जो रॉक की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, जो कॉम्पोजिशन है इसकी, ये ना एक्सपैंड करती है देन इट्स हाई टेम्परेचर. और जब रात में लो टेम्परेचर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है. ठीक है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट. तो इससे क्या होता है कि इसमें इससे रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं, और क्रैक्स पड़ जाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और फिर क्या बनता है उससे, सॉइल. तो ऐसे ये सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है. क्या चीज, टेम्परेचर. टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे. सेकेंड है एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर. अब जैसे ये सॉइल है, ये आप एक पहाड़ मान लीजिए, ये फिर से माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, यहाँ पे बहुत सारी रॉक्स हैं. अब जब रिवर्स नीचे जाएंगी, दिस इज रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रिवर्स की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है, ऊपर से स्लोप. अब वैसे अगर आप फ्लैट एरिया पे किसी रिवर को आप ऐसे करोगे तो वो इतना हाई स्पीड में नहीं आती, लेकिन जब वो माउंटेन से आ रही है तो बहुत हाई स्पीड से नीचे आ रही होती है. ठीक है, ग्रेविटी उस पर अपना असर दिखा रही होती है. तो ये ना इतनी तेजी से बहती है कि ये रॉक्स को ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है, और साथ साथ ये सॉइल को भी ट्रांसपोर्ट करती है हायर एरिया से लोअर एरियाज तक. तो ट्रांसपोर्टेशन भी करती है सॉइल को, और सॉइल को तोड़ती भी है. थर्ड है विंड एंड ग्लेशियर्स. विंड एंड ग्लेशियर्स से देखो, ग्लेशियर्स भी सेम चीज करते हैं, बस ग्लेशियर क्या होता है कि ग्लेशियर जो है ना वो फ्रोजन आइस है, वो पानी इन द फ्रोजन फॉर्म है. बाकी वही काम वही करता है, जब ग्लेशियर्स नीचे आते हैं ना ऊपर से, तब भी वो अपने साथ ऐसे सॉइल तोड़ते हुए लेके आते हैं. ठीक है, और देखो विंड, विंड भी यही करती है. विंड जब बहती है तो वो अपने साथ साथ, जैसे ये प्लेन एरिया मान लो या विंड चली, तो यहाँ का जो सॉइल है वो इधर ट्रांसपोर्ट करेगी. जहाँ विंड जाएगी वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेके जाती है. आपको ने देखा ही होगा, आंधी आती है तो मिट्टी उड़ती है ना चारों तरफ, ऐसी विंड कहीं पे भी उड़ेगी तो मिट्टी आके जाएगी. फिर क्या है, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स. अब देखो, डिकम्पोजर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मैंने वेजिटेशन वाले पार्ट में भी कवर किया था कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल को क्या बनाते हैं, दे मेक सॉइल फर्टाइल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic materials. ठीक है, soil में क्या होते हैं, organic materials. Organic materials मतलब plants and animals, और inorganic materials जैसे कि minerals. बहुत सारे minerals, sand और बाकी के particles जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, soil बनाते हैं. soil profile समझ लेते हैं. ये आपका डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में फिगर 1.5. ठीक है, ये आप देखते रहना. देखो ये जो आपको फिगर दी है इसका मतलब क्या है, आप इसको ये मानिए ये है लैंड. ये जो टॉप लेयर है ना, ये वाली, ये लैंड है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं देखो. ठीक है, तो जब ये आपने देखा ये लैंड है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तो आप अपने नीचे देखोगे तो ये जो वर्टिकल लेयर है ना, वर्टिकल आप जैसे जमीन के नीचे जाते जाओगे, तो उसको हमने डिवाइड किया है सॉइल प्रोफाइल में. ठीक है, इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं. आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो और लेयर्स पढ़ोगे, अभी के लिए आप इससे पढ़ो. देखो, जो टॉप सॉइल होती है ना वो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली.
ठीक है, ये जो सॉइल होता है ये फर्टाइल होता है, इसमें ह्यूमस मिला हुआ होता है। ह्यूमस मिला हुआ क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं वो यहीं पर डिकम्पोज होते हैं। तो ये वाला जो सॉइल है ये फर्टाइल होता है, इसमें ह्यूमस होता है। फिर हम सब सॉइल में जाते हैं कि ना ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये थोड़े कम फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ना थोड़े बड़े-बड़े पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इस एज़ कंपेयर टू दी अपर लेयर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे ये वेदर्ड पेरेंट रॉक है, मतलब ये प्रॉपर रॉक है, ठीक है? जिसमें छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे हैं, मतलब कि टूटे हुए जो पत्थर है ना, वो हैं ये वेदर्ड पेरेंट रॉक्स। ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, ये अभी टूटना शुरू ही नहीं हुए हैं। ये वो रॉक्स हैं जो टूटना शुरू हो चुके हैं, इनके बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं और आप ऊपर जाओगे थोड़े और छोटे होंगे और ऊपर जाओगे और फाइन पार्टिकल्स होंगे तो पूरा प्रॉपर सॉइल ही बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है सॉइल प्रोफाइल में और कुछ खास समझ लायक है नहीं। टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, वेदर्ड पेरेंट रॉक्स एंड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स। वेदर्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी वेदरिंग हो चुकी है। अनवेदर्ड मतलब जिसकी वेदरिंग नहीं हुई है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे बड़े पार्टिकल्स या बड़ी कोई चीज ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज वेदरिंग। एंड वेदर का मतलब जो ये प्रोसेस से गुजर चुका है, दैट इज वेदर। एंड जो इस प्रोसेस से अभी तक नहीं गुजरा, दैट इज अनवेदर्ड।